हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैपन, यू नीड टू क्रिएट इट। यानी कि आपकी लाइफ में अपने आप से कोई अपॉर्चुनिटी आपके कदमों में आके नहीं गिर जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा अपने आप आपके लिए नहीं खुल जाएगा। आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ेंगी, बिकॉज किस्मत ही सब कुछ नहीं है। अगर हम बोलें कि जब मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो किस्मत में लिखा हुआ है वो भी हाथ से जा सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी मेहनत से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है। इतने किसी चीज़ में काबिल हो जाइए कि कोई भी आपको नज़रअंदाज ही ना कर पाए। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी फिर आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। स्नोफॉल brings cheers to people residing in Himalayan states। बोल रहे हैं स्नोफॉल brings cheer, मतलब कि खुशी लेकर आई है, चेहरे पे मुस्कान लेकर आई है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो हिमालयन स्टेट्स में रहते हैं। एज इट ब्रिंग्स मनी टू इट्स इकोनॉमी थ्रू टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी। अब क्यों है स्नोफॉल से तो हम लोगों को परेशानी होती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, फिर उन लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है स्नोफॉल से? क्योंकि स्नोफॉल होने से टूरिस्ट वहां पे ज्यादा आएंगे और टूरिस्ट आएंगे तो उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो क्योंकि स्नोफॉल जो है मनी लेकर आएगी इनकी इकोनॉमी में थ्रू टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी, टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज के जरिए। But this year, many regions of the Himalayas that used to harbor snow from December to January have been bereft। बोल रहे हैं लेकिन इस साल क्या हुआ है, बहुत सारे इलाके हिमालयस में ऐसे हैं जिनमें कि यूजुअली आमतौर पे तो दिसंबर से जनवरी में ही बर्फ जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो बर्फ को दिसंबर से जनवरी तक में ही आश्रय देना स्टार्ट कर देते हैं। हैव बीन बेरेफ्ट मतलब वंचित रहे, तो वो अभी तक वंचित रहे ऑफ एनी स्नो सो फार, अभी तक किसी भी बर्फबारी से वंचित रहे। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लाइक शिमला, मनाली एंड गुलमर्ग हैव नो एक्टिव स्नोफॉल। तो बोल रहे हैं जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि शिमला, मनाली या गुलमर्ग, यहाँ पे कोई भी एक्टिव स्नोफॉल नहीं हुआ, यानी कि कोई भी स्नोफॉल नहीं हुआ। पहले की जो बर्फ गिरी हुई है, जैसे कि कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं वहां पे पहले की जो बर्फ गिरी होती है पिछले साल की वो जमी रहती है, उसके ऊपर नई बर्फ ताजी गिरती है। तो एक्टिव स्नोफॉल कोई नहीं हुआ, पहले की जो बर्फ है वो तो जरूर देखी जा सकती है कुछ इलाकों में। This drastically declined the number of tourists visiting these places। तो इससे क्या हुआ, बहुत तीव्र गति से, ड्रास्टिकली बहुत तीव्र गति से गिरावट देखी गई जो नंबर ऑफ टूरिस्ट इस इन जगहों पे जाते थे उनकी संख्या में। अफेक्टिंग द लोकल इकोनॉमी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई। द टेम्परेचर्स एट शिमला एंड मनाली वर वार्मर दैन इन नेशनल कैपिटल रीजन ड्यूरिंग जनवरी। बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि क्या हुआ कि शिमला और मनाली में जो ठंड का टेम्परेचर था वो अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें, जनवरी महीने में दिल्ली से कंपेयर करें तो वो थोड़ा दिल्ली के मुकाबले में शिमला और मनाली में टेम्परेचर गर्म था। और ये एक्चुअल फैक्ट है, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं अपने फैमिली के पास गई थी हिमाचल में, तो वहां पे इतनी ठंड नहीं थी जितनी हम लोगों को वापस पंजाब आके लग रही है। तो एक्चुअल में टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिल रहा है। जितना पंजाब में ठंड है उतनी हिमाचल में ऑब्जर्व नहीं की जा रही, बल्कि कुछ जगहों पे वो सूरज भी दिख रहा है, जबकि पंजाब में सूरज ही नहीं दिख रहा। इवन दो There are no official statements from the India Meteorological Department। बोल रहे हैं हालांकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है रिगार्डिंग द डिक्लाइन इन स्नोफॉल। किसके तहत? जो स्नोफॉल में कमी आई है उसके तहत। इवन अ लेमैन्स ऑब्जर्वेशन, लेकिन फिर भी कोई आम व्यक्ति है, ठीक है, वो भी ये समझ सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, विल रिवील दैट समथिंग इज रॉन्ग विद आवर क्लाइमेटिक पैटर्न्स। वो भी ये समझ सकता है कि हमारे क्लाइमेट के पैटर्न में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
Scientists may come up with many theoretical explanations related to global climatic change. अब बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट के पास में बहुत सारे theoretical explanation होंगे, उसका व्याख्या होगी कि ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, बहुत डीप में उनके पास अध्ययन होगा. बट accurate scientific studies based on local climatic problems are lacking. लेकिन एक to the point accurate scientific study किस चीज़ की, जो लोकल यानी कि हम हिंदुस्तान का क्लाइमेट स्टडी करते हैं, हम पर्टिकुलरली शिमला के क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं या पर्टिकुलरली हिमाचल या उत्तराखंड के क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको नहीं करते स्टडी. तो बोल रहे उसमें कमी है, उसमें अभी और स्टडी की गुंजाइश है और ज़रूरत है. Snowfall occurs when moisture in the atmosphere freezes into ice crystals and falls to ground. अब snowfall क्यों होती है? देखो, हमें पता है कि जो बादल हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. पानी वो एक प्रोसेस होता है, स्टीम बन के वेपर बन के वेपराइजेशन की प्रोसेस से वो पानी बादल बनता है और ऊपर चला जाता है आसमान में. अब जो हमारा आसमान में तापमान है वो अगर ठंडा होगा तो उन आइस जो मॉइस्चर है आसमान में, वातावरण में जो मॉइस्चर है उसकी बर्फ बन जाएगी, क्रिस्टल बन जाएंगे और वो नीचे गिरेंगे, भारी हो जाएंगे. तो लेकिन अगर तापमान ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, गर्म होगा, तो उनका क्या बन जाएगा, रेन ड्रॉप्स बन जाएंगी और वो ड्रॉप्स क्योंकि हैवी होंगी तो वो नीचे गिरेंगी. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि हम स्नोफॉल क्यों होती है, क्योंकि जो हवा में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में मॉइस्चर होता है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है आइस क्रिस्टल्स में और फिर वो धरती की तरफ गिरता है. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर सच एज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी प्ले अ क्रूशियल रोल. बोल रहे हैं तो ये बात भी गौर करना बहुत ज़रूरी है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सभी एक अहम भूमिका निभाते हैं, प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर प्रेसिपिटेशन फॉल्स एज रेन और स्नो. कि ये जो पानी है, ठीक है, ये जो वर्षा है वो बारिश होगी या स्नो के रूप में गिरेगी. वार्मर टेम्परेचर्स जनरली फेवर रेन. अगर टेम्परेचर गर्म होगा तो उसका मतलब है कि बारिश होगी. वाइल कोल्डर टेम्परेचर्स लीड टू स्नो फॉर्मेशन. पर अगर टेम्परेचर ठंडा होगा तो उसमें स्नो फॉर्मेशन हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी. Snow spans an area of almost 46 square kilometers each year and plays a vital part in Earth's climate system. बोल रहे हैं कि स्नो जो है उसका जो दायरा है, फैलाव है, वो 46 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में पड़ती है हर साल और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, अहम रोल, वाइटल रोल मतलब अहम रोल प्ले करती है किस चीज़ में, हमारे अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में. कैसे? द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटिटी हैज़ अ रोल इन कंट्रोलिंग बोथ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर. क्योंकि इसकी प्रेजेंस से, बर्फ की प्रेजेंस से ही हम दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है. कैसे? अर्थ के सरफेस का भी और एटमॉस्फेयर को भी कंट्रोल किया जाता है. एक्सर्टिंग एन इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर पैटर्न्स, जिसकी वजह से जो लोकल वेदर है, ठीक है, कि शिमला का वेदर हमेशा ठंडा रहता है और वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है. ये चीज़ हमने देखी होगी, ये अब भी 1 घंटे पहले धूप निकली थी, 1 घंटे बाद बारिश होने लग गई. ठीक है, तो वो लोकल वेदर को, पैटर्न्स को क्या करता है, प्रभावित करता है. स्नो है सिग्निफिकेंटली हायर रिफ्लेक्टिविटी दैन ट्रीज. अब ये क्या होता है रिफ्लेक्टिविटी, कि उसमें जो चीज़ों को टकरा के वापस भेजने की जो क्षमता है स्नो में वो ज़्यादा होती है. तभी आपने देखा होगा कि आर्मी पर्सनल जो बर्फीले इलाकों में पोस्टेड होते हैं उनको बहुत मोटे मोटे ग्लासेस दिए जाते हैं. क्यों? और वो लोग बिल्कुल भी कभी भी ग्लासेस नहीं हटा सकते. उसका एक रीज़न है, क्योंकि बर्फ़ से जो सूरज की रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होकर सीधे आंखों पे पड़ती है, जिससे कि अंधे होने के भी चांसेस होते हैं. ठीक है, तो क्योंकि बर्फ़ के अंदर जो एयर पैकेट्स हैं उसमें मॉइस्चर भी होता है और एयर पैकेट्स भी होते हैं. तो वो जो मॉइस्चर होता है उससे, जैसे पानी के ऊपर अगर आप रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो वो
क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है और उसमें आपको एक रेनबो दिखने मिलता है। लेकिन बर्फ में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, वो मॉइस्चर के अंदर से रिफ्लेक्ट होके वो मिरर का काम करता है और रिफ्लेक्ट होके वो सीधा आंखों पे पड़ती है रोशनी। तो वो यही बता रहे हैं कि स्नो जो है उसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है पेड़ों से ज्यादा है, रिफ्लेक्टिंग मोर देन 80% ऑफ इनकमिंग सनलाइट, जो कि सूर्य की किरण का 80% हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, वाइल ट्रीज ओनली रिफ्लेक्ट रफली 30%, जबकि पेड़ पौधे जो है केवल 30% रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। Considering these factors, it is not expected that changes in snowfall and snowpack can have substantial effects at both local and global levels. तो इन्हीं सब फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है क्या चीज, कि जो चेंजेस हो रहे हैं स्नोफॉल के अंदर या स्नो पैक के अंदर, बर्फ की चादर के अंदर, कैन हैव सब्सटैंशियल इफेक्ट्स, कि इनका बहुत भारी प्रभाव होगा लोकल और ग्लोबल लेवल पे। ये बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है कि होगा ही, क्योंकि बर्फ इतनी अहम हिस्सा रखती है धरती में। अब आप खुद ही सोचो कि 80% जो है वो सन की रेज को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये हमारी अर्थ है, इसके पूरे तरफ एटमॉस्फेयर की चादर है, जो एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, राइट। तो यहाँ से अगर मान लो सूर्य की किरण आई, वो रिफ्लेक्ट हुई, अब वो ओजोन लेयर के अंदर जो चीजें हैं और जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं उसकी वजह से वो इसमें ट्रैप हो गई, वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। इस तरीके से ही हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। Global warming is the main element expected to cause changes in precipitation and snowpack. तो बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत अहम एक हिस्सा है, एलिमेंट है, जिसकी वजह से जो ये प्रेसिपिटेशन में यानी कि बरसात में और बर्फ की चादर में, बर्फबारी में जो है चेंजेस आए हैं। Contrary to common intuition, global warming does not necessarily result in a decrease in snow accumulation. अब लेकिन ये तो माना कि उनके वो प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मानना है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही प्रभाव पड़ रहा है, उसके विपरीत ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट नेसेसरली, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये जो बर्फ के कमी आ रही है, बर्फ के इकट्ठे होने में जो बर्फबारी में जो कमी आ रही है वो मुख्य तौर पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो, इसके और भी कुछ पहलू हैं। The amount of snowfall in a certain area depends on the orographic conditions. बोल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी बर्फबारी होगी वो डिपेंड करता है ओरोग्राफिक मतलब माउंटेन से रिलेटेड। तो माउंटेन से रिलेटेड क्या कंडीशंस हैं वहां पे, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। पर्टिकुलरली दोज प्रेजेंट इन द एडजेसेंट माउंटेन्स, खास तौर पे वो जो उसके पहाड़ के सटे हुए पहाड़ पे हो। जैसे कि हो सकता है कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो भी वर्षा को आकर्षित करते हैं, ये बात जानते हैं सभी लोग, ठीक है। तो हो सकता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां पे वर्षा आकर्षित नहीं हो पा रही हो, तो बादल नहीं आ पा रहे हो और एनवायरनमेंट भी ठंडा नहीं हो रहा हो, तो इस वजह से बर्फ नहीं गिर रही हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है। टूरिज्म and development activities in Himalayan hill stations like Manali and Gulmarg have significantly altered the landscape. बोल रहे हैं टूरिज्म हो गया और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हिमालयन हिल स्टेशंस में, जैसे कि मनाली हो गया, गुलमर्ग हो गया, इन सब ने बहुत प्रमुखता से इन जगहों का जो लैंडस्केप है, जो परिदृश्य है, उसको चेंज किया है, ऑल्टर किया है। द इनफ्लक्स ऑफ व्हीकल्स, उसके साथ में यहाँ पे व्हीकल्स की तादाद भी बढ़ रही है। कपल्ड विद टनल कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, टनल का निर्माण किया जा रहा है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का मिला जुला असर क्या है, रेजेस लोकल टेम्परेचर्स एंड कॉजेज पॉल्यूशन। इसकी वजह से वहाँ की जगहों का तापमान जो है बढ़ रहा है और पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, इसके साथ ही साथ गैर जिम्मेदार जो टूरिस्ट बिहेवियर है, इंक्लूडिंग लिटरिंग इन द स्नो, इज कंपाउंडेड बाय सिमिलर एक्शंस फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। और साथ ही साथ जो
टूरिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कूड़ा कचरा इधर उधर गिरा देते हैं, कचरा फैला देते हैं, ठीक है। पॉलिथीन बैग्स हिमाचल में बैंड है, बट स्टिल अगर कोई टूरिस्ट अपनी गाड़ी में रख के कुछ पॉलिथीन बैग्स लेकर आएगा खाना वाना लपेट के और उसके बाद में उसको खा के कंज्यूम करके इधर उधर थ्रो कर देगा, तो उसके ऊपर आप क्या एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज हर जगह तो पुलिस 24 घंटे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं साथ ही साथ जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके भी कुछ एक्शंस हैं, उनकी इन सभी की वजह से यहाँ पे ये परिवर्तन आ रहा है। इवन गवर्नमेंट एजेंसीज रिमेन पैसिव ऑब्जर्वर्स, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो सरकारी तंत्र है वो भी केवल मूक दर्शक बन के रह गए हैं, वो भी केवल देखने भर योग्य रह गए हैं, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे। Such trends jeopardize the livelihoods of local dependent on tourism and agriculture। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, ऐसे जो कुछ कार्य हैं, कृत्य हैं, ये क्या करते हैं, ये रिस्क पे डालते हैं, जेपरडाइज करते हैं, खतरे में डालते हैं किसको, लाइवलीहुड को, यानी कि जो इनकम के सोर्सेज हैं किनके, लोकल लोगों के, जो कि टूरिज्म और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको। द इम्पैक्ट on plants like apple trees crucial for the region's economy is severe। अब आपको पता है कि जो पियर होता है, एप्पल होता है, चेरी होती है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ठंड ही कम पड़ेगी, बर्फ़ ही कम पड़ेगी, तो कोल्ड टेम्परेचर इनको कम मिलेगा और इनकी फसल भी नहीं हो पाएगी अच्छे। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसका दुष्परिणाम है पौधों के ऊपर, जैसे कि एप्पल ट्रीज, वो भी बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है इस रीजन की इकोनॉमी के लिए, जो कि बहुत अहम है इस रीजन की इकोनॉमी के लिए, वो बहुत गंभीर है, इनका जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वो बहुत गंभीर है। स्नो प्लेज अ वाइटल रोल इन देयर ग्रोथ, क्योंकि बर्फ जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है इनकी ग्रोथ में। एक्टिंग एज एन इंसुलेटर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि ये एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर क्या होता है, जो गर्म और सर्दी को थोड़ा दूर रखता है। आप किसी चीज़ के ऊपर अगर जैसे कि तवा होता है, ठीक है, तो तवे के साथ में एक हैंडल लगा होता है, अगर हैंडल वो सिर्फ केवल लोहे का होगा तो वो हीट ट्रांसफर होके इस तक पहुंच जाएगी। तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ मटेरियल का इसके ऊपर कुछ हैंडल लगा दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, जिससे कि वो हीट जो है आपके हाथों को डैमेज ना करे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंसुलेटर, जिसमें कि हीट ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। तो ये जो हीट या कोई भी एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ट्रांसफर नहीं होती। तो ये क्या करता है, बर्फ एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और सॉइल में नमी भी बनाए रखते हैं। द चेंजिंग एनवायरनमेंट पोजेस अ लॉन्ग टर्म थ्रेट टू द डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस। अब ये जो बदलता हुआ एनवायरनमेंट है, वातावरण है, ये क्या कर रहा है, ये खड़ा कर रहा है खतरा, एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर रहा है किसको, यहाँ का जो इतना नाजुक सा इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको, उसके ऊपर खतरा खड़ा कर रहा है। IMD scientists should address the local orographic factors affecting snowfall in our mountains। तो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसके जो साइंटिस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, यानी कि सुलझाना चाहिए, निपटना चाहिए, किससे, जो लोकल स्तर पर ओरोग्राफिक फैक्टर्स। अब ओरोग्राफिक फैक्टर्स आपको बताया ना कि पहाड़ी इलाके का जो वहाँ का जो फैक्टर है, वहाँ के जो परिवेश में चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। अफेक्टिंग स्नोफॉल इन आर माउंटेन्स, जिनकी वजह से हमारे पहाड़ों इलाकों में स्नोफॉल जो है वो प्रभावित हो रही है। They must train local students well versed in their region's ecology and climate conditions। तो इनको क्या करना चाहिए कि इनको लोकल स्टूडेंट्स जो कि उस इलाके के इकोलॉजी से, क्लाइमेट कंडीशन से भली भांति वाकिफ हों, उनको ट्रेन करना चाहिए। एंड रिक्रूट देम इनटू देयर साइंटिफिक फोल्ड, और उनको अपनी साइंटिफिक समझ में, टीम में शामिल करना चाहिए। स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो ऑन साइट ट्रेनिंग विद साइंटिस्ट इवन ड्यूरिंग देयर कोर्स वर्क। और स्टूडेंट्स को क्या करवाना चाहिए कि उनको ऑन साइट ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने साइंटिस्ट के साथ में, जब वो काम भी कर रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे, उस टाइम पे भी। The government should also bring stringent regulatory measures
to protect our snow falling regions by declaring them as snow reserves। और सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को बहुत कड़े नियम बनाने चाहिए जिससे कि हमारे ये जो इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। कैसे, उनको स्नो रिजर्व्स घोषित करके, सो दैट टूरिज्म एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कैन बी रेगुलेटेड इन दीज रीजन्स। जिसके तहत, जिससे क्या होगा, जो टूरिज्म है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको नियंत्रित किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके इन इलाकों में। इफ़ वी डोंट टेक करेक्टिव मेजर्स नाउ, अगर हम सुधार के कुछ कदम नहीं उठाएंगे अब, इट विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ इंटायर हिमालयन बेल्ट। तो इससे क्या होगा, पूरी हिमालयन रेंज में, पूरी हिमालयन बेल्ट में इससे जो जीवन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, एंड एल्सवेयर, और बाकी जगहों पे भी प्रभाव पड़ेगा। मदर नेचर हैज़ ऑलरेडी गिवन अस द वार्निंग सिंबल। धरती माता ने हमें पहले ही चेतावनी के संकेत दे दिए हैं। इट इज़ फॉर अस टू एक्ट। अब हमारे बॉल इज इन आवर कोर्ट, अब हमें एक्शन लेना है, हमें उनके जो संकेत हैं उनको समझ के उसके अनुरूप हमें काम करना है। ठीक है, तो ये था पैसेज। जो पैसेज है बेसिकली हिमालयन रीजन में होने वाले चेंजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि उसके कितने गंभीर दुष्परिणाम देखने मिल सकते हैं और कैसे कैसे उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म इन हिमालयस, कि हिमालय में टूरिज्म का कितना ज्यादा महत्व है उसके बारे में चर्चा करी है? नहीं, वो एक पार्ट है इस पूरे पैसेज का, पर ये पूरा पैसेज उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, द रोल ऑफ स्नो इन अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम, कि बर्फ का धरती के क्लाइमेट सिस्टम में कितना बड़ा हाथ है, तो ये नहीं है। जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं ना उनके ऊपर चर्चा की गई है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस ऑन हिमालयन रीजन्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ स्नो फॉर्मेशन, की बर्फ कैसे बनती है, तो उसके ऊपर भी चर्चा नहीं है। Which of the following statements are correct based on the passage? कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पहले देखते हैं। द लैक ऑफ स्नोफॉल हैज़ नॉट अफेक्टेड नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग प्लेसेस लाइक शिमला, मनाली और गुलबर्ग, नहीं गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पैसेज में हमने पढ़ा कि उनकी लाइवलीहुड के ऊपर क्वेश्चन लग गया है, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो प्रभावित हुई है कम बर्फ गिरने से, सो ये इनकरेक्ट है। वार्मर टेम्परेचर्स जनरली लीड टू रेन रैदर देन स्नो फॉर्मेशन, करेक्ट है ये। उन्होंने बोला ना कि वार्मर टेम्परेचर अगर होगा एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो उससे बारिश की संभावना होती है, और अगर कोल्डर टेम्परेचर होगा तो बर्फ की संभावना होती है। The presence of snow plays a significant role in controlling the earth's surface and atmosphere, बिल्कुल करेक्ट है। बर्फ के होने से धरती के तापमान में, धरती की सतह और वातावरण में जो तापमान है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये दोनों तो करेक्ट है। थर्ड देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट स्नोफॉल रीजन्स बाय डिक्लेयरिंग देम एज स्नो रिजर्व्स। ये उन्होंने सजेशन दिया है, जो राइटर हैं इस पैसेज के, उन्होंने सजेशन दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऑलरेडी किया नहीं गया है, सो ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो केवल 2 और 3 करेक्ट है। 1 2 2 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द सेंटेंस? Snowfall brings cheers to people residing in the Himalayan states as it brings money to its economy through tourism related activity। तो देखो उनके चेहरे पे खुशी आ रही है, उनके लिए जॉयफुल मोमेंट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेगी और उनके लिए पैसा आएगा। ठीक है, तो क्या है ये स्टेटमेंट बता रही है? खुशी की बता रही है ना, चीज़ें खुशी की बात बता रही है। तो पेसिमिस्टिक नेगेटिव नहीं है, जॉयफुल है, सरकास्टिक मजाकिया नहीं है, इनडिफरेंट यानी कि प्रभावित ना करने वाली भी नहीं है, प्रभावित कर रही है और खुशी से प्रभावित कर रही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
What can be inferred about the local economy of the Himalayan regions mentioned in the passage? कि local economy के बारे में, Himalayan region की local economy के बारे में क्या बात की गई इस passage के अंदर? चलिए देखते हैं. It is largely dependent on industries unrelated to weather conditions. ये मुख्य तौर पे उन इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है जिनसे वेदर कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता. तो ये इनकरेक्ट है ना. इट इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि बर्फ गिरेगी तभी टूरिज्म आएगा, तो वो तो डायरेक्टली वेदर के ऊपर डिपेंडेंट इंडस्ट्री है. इट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक चेंजेस स्पेशली स्नोफॉल, कि ये बहुत बड़े तौर पे क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर प्रभावित हुई है, खास तौर पे जो स्नोफॉल है वो. तो करेक्ट है ये. इट इज थ्राइविंग ड्यू टू रीसेंट इंक्रीज इन स्नोफॉल, तो ये भी इनकरेक्ट है. It remains unaffected by the tourist activities in the region. तो टूरिस्ट एक्टिविटीज से होने या नहीं होने से इस रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये इनकरेक्ट है. टूरिज्म ही तो मेजर इंडस्ट्री है ना इस एरिया में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि इट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होती है क्लाइमेटिक चेंजेस से, और खास तौर पे जो बर्फबारी है वो प्रभावित हुई है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Based on the passage, what can be inferred about the role of the government and scientific community regarding the climatic issue in the Himalayan region? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार सरकार का और साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या उनका रोल है, क्या उनका कार्य है अगर हमें इस एरिया में, हिमालयन रीजन्स में क्लाइमेटिक इश्यूज को डील करना है. तो They are actively involved and have taken significant steps. तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर हम इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट है. They are aware but indifferent to the climatic issues and their impact on the regions. कि उनको पता है, जानकारी है, पर वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट. They lack sufficient local scientific studies, कि निचले स्तर पे, रीजनल लेवल पे कोई साइंटिफिक स्टडीज नहीं हो रही हैं, तो उसकी कमी है. टू फुल्ली अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द क्लाइमेटिक इश्यूज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिससे कि इस समस्या को पूरी तरीके से समझा जा सके. इस लेवल पर अभी कुछ स्टडीज नहीं हुई हैं. सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Select the correct indirect form of the given statement. अब ये सेंटेंस दिया है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर आपने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? The guard said to the visitors, do not take photographs inside the museum. अब 2-3 तरीके हो सकते हैं. पहली बात तो ये हो सकता है the guard told the visitors not to take photographs inside the museum. ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा होगा. The guard forbade the visitors to take photographs inside the museum. सही है ये. वो बोल रहे हैं कि गार्ड ने विजिटर्स को forbade यानी कि वांछित कर दिया, मना कर दिया कि आप फोटोग्राफ्स लो इस म्यूजियम के अंदर, उससे उसने मना कर दिया. ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट है फर्स्ट में उसका इनडायरेक्ट फॉर्म बन रहा है. The guard warned the visitors not to be taking, तो टू टेक आ रहा है यहाँ पर, डू नॉट टेक, तो टेकिंग नहीं बनेगा. ठीक है, इनकरेक्ट हो गया. द गार्ड टोल्ड द विजिटर्स दैट डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम. दैट का प्रयोग नहीं आना चाहिए. द गार्ड टोल्ड द विजिटर्स नॉट टू टेक फोटोग्राफ्स अगर होता तो करेक्ट हो जाता. द गार्ड रिक्वेस्टेड द विजिटर्स टू नॉट टुक फोटो, टुक नहीं आएगा, ये भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. There are certain spheres of one's life, कि हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ पहलू होते हैं, कुछ पल होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइम स्पैन्स होते हैं, in which one should go by one's own dash rather than follow another's counsel. जिस समय इंसान को अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, अपनी ज़रूरत अनुसार चलना चाहिए, बजाय कि दूसरों की सलाह लेके. और कहा भी जाता है ना, सुनो सबकी करो अपने मन की. सबकी सुनो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने ढीठ बन जाना है, सब बोल रहे हैं तो आपने उनकी बात समझनी नहीं है. सुनो, समझो, एनालाइज करो कि आपके लिए क्या बेहतर है और जो आप सोच रहे हो उसमें से आपके लिए क्या बेहतर है. ठीक है. द चॉइस
डैश वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज़ वन सच स्फीयर। और जब बात आती है कि हमने क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है स्टडी करने के लिए, तो वो भी एक ऐसा ही दायरा है, एक ऐसा ही स्फीयर है जिसमें कि हमें अपनी चॉइस रखनी चाहिए। डैश वन इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, कि अगर कोई सही तौर पे इंटरेस्टेड ना हो किसी सब्जेक्ट में, वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट, तब तक उसे उस सब्जेक्ट को चूज नहीं करना चाहिए। इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पेग्स इन राउंड होल्स, तो ये कहावत है स्क्वायर पेग इन राउंड होल, जिसका मतलब होता है देखो ये एक राउंड होल है, इसके अंदर अगर आप स्क्वायर शेप का कुछ फिट करने की कोशिश, बॉक्स फिट करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा, ठीक है। बेशक हो सकता है कि उसका जो सेंटर टू ये जो डायमीटर है ना, वो सेम हो, बट वो फिट नहीं होगा, वो यहाँ पे अटक जाएगा इस तरीके से, राइट। तो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में वैसे भी किसी एक पोस्ट पे, जैसे मान लो कि सपोज करो क्लर्क की पोस्ट पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो उस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है या उससे हायर पोस्ट डिजर्व करता है, हायर पोस्ट पे होना चाहिए, बट वो बैठा है क्लर्क की पोस्ट पे। तो इंडिया में ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल हैं who are unfit for their roles and are doing more harm than good, जो कि अपनी जॉब के लिए जिस पोजीशन पे वो है उसके लिए अनफिट है और कुछ अच्छा करने की बजाय वो ज़्यादा नुकसान ही करवा रहे हैं। तो जब बात आती है सब्जेक्ट चूज करने की, तो आपको बहुत केयरफुली और अपनी चॉइसेस को, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए चूज करना चाहिए। There are certain spheres of one's life in which one should go by one's own choice, option, possibility या alternative। चॉइस का मतलब होता है किसी चीज को चूज करना, ठीक है, अपने निर्णय लेना कुछ। ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके साथ में बहुत सारे विकल्प हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभवता, और ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प। तो यहाँ पे हमें चॉइस की बात की जा रही है, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वहां पे भी द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट, तो चॉइस की बात की जा रही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द चॉइस एट वन सब्जेक्ट, बिटवीन वन सब्जेक्ट, ऑफ वन सब्जेक्ट। तो ऑफ वन सब्जेक्ट कि आपको अपने सब्जेक्ट जब चूज करने हो तो उनकी चॉइस आपको खुद में करनी चाहिए, किसी और की बात ना सुनते हुए। Dash one is genuinely interested in a subject, one dash never opt for it, even if, अगर कोई इंटरेस्टेड हो genuinely तब भी उसको वो सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाहिए। unless यानी कि जब तक कोई उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो तब तक उसे वो सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन बी unless is correct. Unless one is genuinely interested in a subject, one should never opt, could never opt, ought never opt या would never opt। तो यहाँ पे should never opt आएगा कि तब तक उसे नहीं करना चाहिए। India is already full of square pegs in round holes, option B is correct। अब यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल जो ये पार्ट है टू बी फेल्ड, इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है तो वो सिलेक्ट करना है ऑप्शंस में से, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड लिखना है। ही विल ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन। अब जो डिसअपॉइंटेड वर्ड है इसके साथ में टू बी जो टू है ये फिट नहीं बैठता। जब हम डिसअपॉइंटेड की बात करते हैं तो इसके साथ में ऑन प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। तो ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड ऑन फेलिंग अगेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्यूरेट का सिनोनिम हमें बताना है। एक्यूरेट मतलब बहुत सटीक, एकदम सही। केपेबल मतलब क्षमता। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा। प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक। और एरनियस मतलब गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रिसाइज इज करेक्ट। There is a dash growth of flowers in tropical countries. Tropical countries में फूलों की बहुत भारी मात्रा में ग्रोथ होती है। पावरफुल मतलब बहुत ही प्रबल। प्लेंटी मतलब बहुतायत। लग्जूरियंट का मतलब होता है बहुत घनी, बहुत प्रचुर मात्रा में। और पायस का मतलब होता है धार्मिक। तो यहाँ पे बहुत भारी भरकम मात्रा में होता है, तो ऑप्शन सी लग्जूरियंट इज करेक्ट।
एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, तो अगर कोई व्यक्ति धनी है तो उसका सिनोनिम क्या होगा? हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली। ऑथेंटिक यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल। एम्पावरिश्ड का मतलब होता है गरीब। और प्रॉस्परस यानी कि धनी। बोलते हैं ना भगवान आपको धनवान बनाए, तो हम बोलते हैं आई विश यू, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो क्या है? धनवान बनाए अच्छे से। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही इनक्योर्ड हेवी लॉसेस इन बिजनेस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? हैवी लॉसेस, बहुत भारी भरकम लॉसेस। इनक्योर्ड क्या है? हमारा वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट। हैवी लॉसेस वर इनक्योर्ड इन बिजनेस बाय हिम। हैवी लॉसेस आर इनक्योर्ड, आर नहीं आएगा, प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है। हैवी लॉसेस वॉज, सिंगुलर नहीं है। हैवी लॉसेस वर इनक्योर्ड इन बिजनेस बाय हिम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। He went to work but returned back immediately. Return का मतलब भी वापस आना और come back का मतलब भी वापस आना, तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। He went to work but returned immediately, ठीक है, but returned back की बजाय returned immediately। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A place where plants are grown for sale, एक ऐसी जगह जहाँ पे पौधों को बेचने के लिए उगाया जाता है, तो क्या बोला जाता है? नर्सरी। नर्सरी से हम पौधे लेकर आए थे, ऐसा बोला जाता है। नर्सरी इज करेक्ट। गार्डन, गार्डन जहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं, बाग। एवियरी, पक्षी पालन की जगह। और यार्ड, यार्ड मतलब आंगन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए नर्सरी इज करेक्ट। देयर आर डैश एरर्स इन योर असाइनमेंट, आपके असाइनमेंट में बहुत सारी गलतियां हैं। न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारी, संख्या के अनुसार बता रहे हैं, बहुत सारी। मल्टीफोल्ड, मल्टीफोल्ड मतलब कई गुना। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पे न्यूमरस, कई सारी गलतियां हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है परस्यूट। परस्यूट, PURSUIT, परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है कुछ चीज को ढूंढना, ठीक है, किसी चीज की तरफ खोज करना। पैरेलल, दो चीजें पैरेलली चल रही हैं, एक समय पे चल रही हैं। एक्चुअली मतलब वास्तविकता में। और ओपिनियन, आपका जो नजरिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए परस्यूट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब बहुत ज्यादा मेहनती। अब एंटोनिम क्या होगा? लेथार्जिक मतलब बड़ा सुस्त सा, ढीला ढाला सा। तो सुस्त सा, ढीला ढाला सा बंदा तो वो मेहनत तो करेगा नहीं, तो वो क्या है? लेथार्जिक। ऑप्शन ए इसका एंटोनिम है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब मजबूत। डिलिजेंट, डिलिजेंट मतलब परिश्रमी। कॉशियस मतलब सतर्क। ऑप्शन ए लेथार्जिक इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है एनिलेट। एनिलेट की स्पेलिंग करेक्ट है। एफिलिएट के करेक्ट है। एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, यहाँ पे जो आई का प्रयोग है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। द प्रेजेंट What I buy for you yesterday was very expensive. वो प्रेजेंट, वो तोहफा जो मैंने आपके लिए कल खरीदा था वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो द प्रेजेंट what I buy नहीं आएगा, bought आएगा, पहले खरीद चुके हैं ना। तो what I bought for you yesterday was very expensive. Was very expensive. The present for you yesterday what I buy. ऑप्शन डी में एरर है, what I buy की जगह क्या आएगा? what I bought. पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, यानी कि किसी को मृत्यु दे देना ताकि उसकी जो है तकलीफ कम हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। इच्छा मृत्यु भी कहा जा सकता है। तो ऐसी के लिए वन वर्ड टर्म क्या है? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है कि इच्छा मृत्यु देना, खासतौर पे दर्द और तकलीफ को हटाने के लिए। बेसिकली कुछ लोग पेशेंट्स होते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं काफ़ी समय से, या फिर कोमा में होते हैं, या फिर डेड होते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जी रहे होते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब उनकी फैमिलीज को ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि उनके
जो बॉडी है उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए। तो उस प्रोसीजर को, उस समय को, जो वो प्रोसीजर होता है जिसको हटा दिया जाता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम से बॉडी को, उसको यूथेनेशिया कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जेनोसाइड मतलब नरसंहार, ब्लास्फेमी मतलब कि ईश्वर निंदा, और अल्ट्रुइज्म मतलब कि परोपकार करना। सो यहाँ पे ऑप्शन है यूथेनेशिया इज करेक्ट। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड यानी कि किसी को जोर से डांट लगाना, फटकारना। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, किसी को जोर से डांट लगाना। टू डोनेट समथिंग वैल्यूएबल, कुछ बहुत महंगी चीज किसी को डोनेट कर देना। टू शेयर वंस आइडिया, अपने विचारों को बांटना, शेयर करना। टू एडवाइस समवन, सलाह देना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।